हेलो एवरीवन, मैं फिरोज खान, डायरेक्टर ऑफ एडवांस क्लासेस कोटा। जैसा कि आपको पता है, लास्ट 10 इयर्स से स्टूडेंट्स की सफलता के लिए एडवांस क्लासेस कोटा प्रयासरत है और आगे भी सफलता का परचम लहराने के लिए हमने ऑफलाइन टीचिंग के साथ साथ ऑनलाइन टीचिंग भी स्टार्ट कर दी है। तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस क्लासेस कोटा को सर्च करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं आपका अपना फिरोज खान, थैंक यू। नमस्कार मित्रों, आपका फिर से स्वागत है एडवांस क्लासेस की डिजिटल मंच पर। मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने बात की थी समास की, हम बात कर रहे, चर्चा कर रहे थे। हमने वहां पर अव्ययभाव समास और तत्पुरुष समास हमने पढ़ा था। अब हम बात करेंगे दोस्तों तीसरे समास की। जो समास का तीसरा भाग है वो है कर्मधारय समास की। दोस्तों, हम ज्यादा विलंब ना करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पर चलते हैं। चले देखिए, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास दोस्तों, कर्मधारय समास मैंने आपको बताया था। कर्मधारय समास जो कि इसका दूसरा पद प्रधान होता है और ये जो कि तत्पुरुष समास का ही क्या है दोस्तों, उपभेद माना जाता है। इस बात को आप ध्यान रखना दोस्तों। चले, कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बताइए तत्पुरुष समास कर्मधारय समास का कौन सा पद प्रधान रहता है, तो कौन सा रहता है दोस्तों, दूसरा। चले, परिभाषा की हम बात करते हैं कि जिस सामासिक पद का दूसरा पद, देखिए दोस्तों, जिस सामासिक पद का दूसरा पद क्या हो, प्रधान। जिस सामासिक पद का दूसरा पद क्या हो, प्रधान होता है, तथा विशेषण, देखिए, तथा विशेषण और विशेष से, देखिए दूंगा, विशेषण विशेष से उपमेय और उपमान का प्रयोग होता है, कर्मधारय समास कहलाता है। दोस्तों, जो कर्मधारय समास है इसमें विशेषण विशेष से उपमेय और उपमान का प्रयोग किया जाता है। देखिए, ये विशेषण विशेष से क्या है, उपमेय उपमान क्या है। देखिए, विशेषण की हम बात करते हैं तो जो विशेषता बताई जाए दोस्तों, जिसकी भी विशेषता बताई जाए, जो विशेषता है वो क्या है दोस्तों, विशेषण। क्या है, विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या है दोस्तों, विशेष्य। जो विशेषता बताई जाए वो तो विशेषण और जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या है, विशेषण। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा, लड़की। क्या लिखा दोस्तों, लड़की। मैंने यहां पर लड़की लिख दिया, ठीक है। और मैंने यहां पर लिखा सुंदर। तो ये सुंदर क्या है दोस्तों, इसकी विशेषता है। मैंने यहां पर लिख दिया क्या, काली। मैंने यहां पर लिख दिया क्या, अच्छी। मैंने यहां लिख दिया लंबी। मैंने यहां पर लिख दिया छोटी। और ऐसे ही मैंने यहां पर लिख दिया क्या, मोटी। देखिए, यहां पर है लड़की और सुंदर लड़की, काली लड़की, अच्छी लड़की, लंबी लड़की, छोटी लड़की और मोटी लड़की। देखिए दोस्तों, यहां विशेषता किसकी बताई जा रही है, लड़की की। तो जो लड़की है ये क्या है, विशेष है। लड़की क्या है, विशेष है। तो यही आपको समझना है कि जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसके गुण दोष बताए जाते हैं, वो तो क्या होता है, विशेष होता है। और जो गुण होता है या दोष होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है विशेषण। वो क्या होता है, विशेषण होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, सुंदर, काली, अच्छी, लंबी, छोटी, मोटी, ये आदि सब क्या है, ये विशेषण है। और जो लड़की है वो क्या है, विशेष है, ठीक है। कि जिसकी विशेषता बताई जाए वो तो, जिसकी विशेषता बताई जाए वो तो क्या है, विशेष से है। और जो विशेषता बताई जाए वो क्या है, विशेषण है, ठीक है। आगे चलते, उपमेय उपमान की जिसकी तुलना की जाए वो तो क्या है, उपमेय। और जिससे तुलना की जाए वो क्या है, उपमान। ध्यान रखना, जिसकी तुलना की जाए वो तो क्या है, उपमेय। और जिससे तुलना की जाए वो क्या है,
उपमान है। कहने का मतलब मैं यहाँ पर ऐसे समझ सकता हूँ कि जिसकी तुलना की जाए, इसको मैं ले सकता हूँ क्या, मानव ले सकता हूँ, और उपमान को मैं क्या ले सकता हूँ दोस्तों, प्रकृति ले सकता हूँ। क्या ले सकता हूँ, प्रकृति ले सकता हूँ। ऐसे आप समझ सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर एक लिखा उपमान में, जैसे मृग नयनी, मैंने यहाँ पर लिखा मृग नयनी। अब ध्यान देना दोस्तों, मृग नयनी, अब देखना मृग के समान नयनों वाली। अब यहाँ जो मृग है इसके नयनों के समान नयनों वाली, तो यहाँ पर जो मृग है इसको मैं क्या कह सकता हूँ, उपमेय। क्या कहे, उपमान। क्या कह सकता हूँ, उपमान। और जो नयन वाली है ये क्या हो जाएगी दोस्तों, आपका उपमेय हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उपमेय हो जाएगी। तो ध्यान देना कि जो विशेषता बताई जाए वो तो क्या हो जाएगी, विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाए विशेष है, और जिसकी तुलना की जाए किसी से भी तो क्या कहलाएगी, उपमेय, और जिससे तुलना की जाए वो क्या कहलाएगा, उपमान कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, उपमान वे कहलाएगा। चले आगे बढ़ते हैं। जैसे एक बात और बता दूं मैं आपको, जो विशेषण विशेष्य होता है, जब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें जो प्राप्त होता है दोस्तों वो क्या होता है जो। हमें बीच में जो समास विग्रह करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, है जो। और यदि हमें उपमेय उपमान में करेंगे तो वहां पर हमें के समान प्राप्त होगा। क्या होगा दोस्तों, के समान प्राप्त होगा। देखिए, और यहाँ भी देखना दोस्तों उपसर्ग आएंगे। क्या आएंगे, उपसर्ग आएंगे। लेकिन वो उपसर्ग कैसे आएंगे, वो विशेषता बताने वाले उपसर्ग आएंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। देखिए, जैसे यहाँ देखिए विशेषण विशेष्य की हम बात कर रहे थे, समास विग्रह करने पे हमें क्या प्राप्त हो रहा है दोस्तों, है जो। देखिए, सद्गुण, सत है जो गुण, सत यानी होता है दोस्तों अच्छे, जिसके गुण क्या हो, अच्छे हो, यानी गुण की क्या है यहाँ पर विशेषता है, सत। और ये संधि से बना है क्या, सद्गुण जो बना है वो सतधन गुण, यानी संधि का प्रयोग यहाँ पर कौन सी संधि है दोस्तों, व्यंजन संधि। परम है जो अणु, यानी कि ऐसा अणु जो क्या है, परम यानी कि श्रेष्ठ है, वही क्या है दोस्तों, परमाणु है। तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है जो, और यहाँ भी क्या आ गया आपका, है जो। क्या दोस्तों, है जो। तो यहाँ पर लघु काय, लघु है जो काय, काय यानी होता है शरीर, यानी कि ऐसा शरीर जो क्या है, छोटा है, लघु है, वो क्या है, लघु। तो यहाँ पर जो काय की क्या है विशेषता, लघु है। सद्बुद्धि, यानी सत है जो बुद्धि, यानी कि जो बुद्धि है, बुद्धि की ये सत क्या है, विशेषता है, यानी कि अच्छी है जो बुद्धि। और यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है दोस्तों, है जो। आगे देखते हैं सुक्ति, सुदन उक्ति, सु है जो उक्ति, अर्थात अच्छी है जो उक्ति। दोस्तों यहाँ इस शब्द में संधि भी है, और संधि कौन सी है, देखिए कि सुदन उक्ति, सुदन उक्ति, सुदन उक्ति। उक्ति यानी क्या होता है, कथन होता है। यहाँ जो संधि है वो है दीर्घ संधि, यहाँ पर छोटा ऊ है और यहाँ भी क्या है, छोटा ऊ है, और छोटा ऊ मिलकर क्या बन जाएगा दोस्तों, बड़ा ऊ बन जाएगा। और इसलिए यहाँ पर मात्रा किसकी लगी, बड़े ऊ की। जब यहाँ से छोटा ऊ निकला तो यहाँ पर क्या बन गया, स, और छोटा मिलकर क्या बन गया, बड़ा। और यहाँ पर क्या बन गया दोस्तों, सूक्ति। क्या बन गया, सूक्ति, यानी अच्छी है जो उक्ति। तो यहाँ भी प्रश्न बनता है कि बताइए कि ऐसा शब्द जिसमें समास और संधि है वह कौन सा बन गया, यहाँ पर सुक्ति। सद्बुद्धि भी ऐसा ही है कि जिसमें समास है वो क्या है दोस्तों, संधि है। चले आगे बात करते हैं। अब यहां पर हमने बात की सुक्ति, यानी कि अच्छी है जो उक्ति, यानी सु है जो उक्ति। आगे और बढ़ते हैं। आगे और देखिए विशेषण विशेष्य, ये तो वही है। आगे चलते हैं दोस्तों कि यहां पर कापत, क्या दोस्तों, कापत,
का यानी क्या होता है दोस्तों, बुरा होता है। का है जो पथ यानी कि ऐसा रास्ता जो क्या है, बुरा है, वो क्या कहलाएगा, का पथ कहलाएगा। जैसे शुभ है जो अवसर, यहां भी क्या आ रहा है दोस्तों, यहां भी आ रहा है क्या है जो, यहां भी क्या है जो। यहाँ अल्प इच्छा, अल्प है जो इच्छा, यानी इच्छा कैसी है, अल्प, यानी इच्छा की विशेषता क्या है, अल्प, यानी अल्प है जो इच्छा यानी कम इच्छा है। अल्पसंख्यक, अल्प है जो संख्या, अर्थात वे जो संख्या में क्या है दोस्तों, अल्प, अल्पसंख्यक क्या कहलाएंगे, जो संख्या में क्या हो, अल्प हो, अल्पसंख्यक वो कहलाएंगे। बहुवचन, बहु है जो वचन, यानी कि वचन क्या है, बहुत है, वो क्या कहलाएगा, बहुवचन। बहुउद्देश्य यानी कि है जो, यानी कि बहुत है जो उद्देश्य। मंद अग्नि, मंद है जो अग्नि, अग्नि कैसी है, मंद है, अग्नि की विशेषता क्या है, मंद है। यहाँ पर मंद है जो गति, बताइए गति की विशेषता क्या है, मंद है, तो मंद तो क्या है, विशेषण है, और गति क्या है, विशेष्य है। ऐसे हीन भावना, हीन है जो भावना, यानी भावना की विशेषता क्या है, हीन है, ठीक है। और बीच में क्या रहा है जो। महात्मा, महान है जो आत्मा, महात्मा महान है जो आत्मा, वो क्या कहलाएगी दोस्तों, महात्मा, यानी एक ऐसी आत्मा जो क्या है, महात्मा है। जिसे परमात्मा, परम है जो आत्मा, श्रेष्ठ है जो आत्मा, वो क्या कहलाएगी दोस्तों, महात्मा। तो महात्मा और क्या बन गया आपका, परमात्मा। आगे चलते हैं कि उपमान उपमेय। अब यहां पर हम बात करते उपमान और उपमेय की, कि पहला पद क्या हो दोस्तों, उपमान हो, और बाद में क्या उपमेय हो। तो वहां पर जो समास विग्रह करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होना है, के समान हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। जैसे विशेषण विशेष से हो तो हमें प्राप्त क्या होगा, वहां पर समास विग्रह में है जो, यानी हम समास विग्रह करेंगे तो वहां पर है जो ले आएंगे। और यदि हमें उपमान उपमेय का करना है तो हमें क्या लाना है, के समान है जो। देखिए कमल नयन, कमल के समान नयन, यानी नयन कैसे है, कमल के समान है। जो नयन है वो क्या है दोस्तों, कमल के समान है। यहाँ पर जो कमल है ये क्या है, उपमान है। और नयन क्या है, नयन है उपमेय, नयन क्या है, उपमेय है। ये तो उपमेय है, नयन क्या है, उपमेय। और जो कमल है ये क्या है दोस्तों, उपमान है, ठीक है। आगे चल, राजीव लोचन, राजीव के समान लोचन, अर्थात राजीव का अर्थ होता है कमल, कमल के समान जो लोचन है, यानी जो आंखें है, वो क्या कहलाएगी दोस्तों, राजीव लोचन। जैसे कमल नयन किनको कहा जाता है दोस्तों, चले कमल नयन वैसे किसी को पर्टिकुलरली कहा नहीं जाता, लेकिन आपको याद हो तो कि जब भगवान राम जब युद्ध करने गए थे किससे, रावण से, उस समय भगवान राम ने जो कि माता देवी की, दुर्गा की, उसकी क्या की थी दोस्तों, ये की थी, पूजा की थी। और जब उसकी पूजा कर रहे थे, जब उसका लास्ट दिन था, उसमें एक जो कमल है दोस्तों, एक कमल पूजा में रखा जाता था, और उस कमल के अलावा पूजा होती थी। वहां से दिया एक बार आदमी बैठ गया तो दूसरी बार वहां से उठता नहीं था। तो देखिए भगवान राम जब पूजा कर रहे थे तो माता ने परीक्षा ली भगवान राम की, और जब भगवान राम जी की जब परीक्षा ली तो उन्होंने वो कमल था ना, वो छिपा लिया। और जैसे कमल छिपा लिया तो जैसे उन्होंने देखा कि यहाँ पर कमल नहीं है, अब मेरी पूजा कैसे संपन्न होगी, तो उनको याद आया कि जब मैं बचपन में छोटा था तो मेरी माता मुझे क्या कहा करती थी, कमल नयन कहा करती थी, कि जो मेरी नयन है वो क्या है, कमल के समान है। और जैसे ही उन्होंने उनको वाक्य याद आया, उन्होंने आंख में जैसे अपनी आंख में लगाया कि आंखों में निकाल लूं, वैसे ही देवी प्रकट हो गई और उन्होंने कहा आपकी जो पूजा है वो क्या हो गई, संपन्न हो गई है, मैं आपकी परीक्षा ले रही थी। चले बात करते हैं वहां पर, तो राजीव लोचन, यहाँ पर मृग नयनी, मृग के नयनों के समान नयन वाली। देखिए दोस्तों, मृग के नयन यानी मृग के जो नयन, मृग यानी होता है दोस्तों हरिण, जो हरिण के नयन है
उसके समान नयन वाली जो नायिका है, जो नायिका के जो नयन है वो किसके समान है? वो मृग के नयनों के समान नयन है। किसके दोस्तों? नायिका के। आगे बात करते सिंधु हृदय कि सिंधु के समान हृदय, यानी हृदय कैसे दोस्तों? सिंधु के समान है। और पाषाण हृदय, यहाँ पर दोस्तों पाषाण के समान हृदय, यानी हृदय की तुलना, यानी हृदय की जो विशेषता बताई यहाँ तो दोस्तों किसके? सिंधु के समान, और यहाँ पर किसके? पाषाण के समान। कहते हो ना पाषाण हृदय, यानी जो आपका दिल है वो कैसा है? पत्थर का है। ठीक है, तो वहां पर बात करेंगे हम किसकी? पाषाण के समान हृदय। तो वहां पर पाषाण हृदय में जो समास हो जाएगा, बताइए कौन सा हो जाएगा? उपमान, उपमेय। ऐसे खूब सारे उदाहरण हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या? चंद्रमुखी। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली क्या कहलाएगी? चंद्रमुखी, है ना। इसे कमल नयनी, खूब सारे ऐसे उदाहरण ये यहाँ पर। चले अब बात करते हैं दोस्तों उपमेय और उपमान की। देखिए यहाँ तो क्या था? उपमान और उपमेय, इसलिए समास विग्रह हमने किया तो क्या मिला में? के समान। लेकिन एक रूपक अलंकार होता है हिंदी में, जब रूपक अलंकार होता है उसमें उसके हम बात करेंगे यहाँ पर कि उपमेय। इसमें उपमेय पहले आएगा और उपमान कहाँ आएगा? बाद में आएगा। और इनका जब हम समास विग्रह करेंगे तो हमें यहाँ पर के समान प्राप्त नहीं होगा, हमें यहाँ पर प्राप्त करना है क्या? रूपी। ठीक है, जैसे हम समास विग्रह करेंगे यानी साक्षात जो है उस उपमेय को क्या मान लिया जाता है? उपमान, यानी अभेद आरोप कर दिया जाता है। जैसे स्त्री रत्न, देखिए स्त्री जो है ये क्या है? उपमेय है, और रत्न क्या है दोस्तों? उपमान है। क्या है? उपमान है। जब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए स्त्री रूपी रत्न, कैसे करेंगे दोस्तों? स्त्री रूपी रत्न। ऐसे ही संसार सागर, तो संसार रूपी सागर, सागर कैसा है? संसार रूपी है। चरण कमल, चरण रूपी कमल, क्या दोस्तों? चरण रूपी कमल। मुखारविंद, मुख रूपी अरविंद, अरविंद यानी होता है दोस्तों कमल। क्या होता है? कमल। भवरूपी सागर, क्या हो गया? भवरूपी सागर। और ऐसे ही बन गया हमारा क्रोधाग्नि, यानी क्रोध रूपी अग्नि। अग्नि कैसे? क्रोध रूपी है। तो यहाँ हमने कर्मधारय समास में ये देखा कि जैसे हम समास विग्रह करते हैं तो यदि मैं पहचान की बात करता हूँ कि कर्मधारय की पहचान क्या है, तो हमने पहचान देखी कि एक तो जब हम समास विग्रह करते हैं तो बताइए हमें क्या प्राप्त होता है? हे जो। एक तो हमें क्या प्राप्त होता है? हे जो। एक पहचान तो हमारी क्या थी? हे जो प्राप्त हो जाएगा। एक पहचान हमारी ये थी कि हमें क्या प्राप्त हो सकता है? के समान। क्या प्राप्त हो सकता है? के समान। और एक हमारी जो पहचान थी वो क्या थी? रूपी। जैसे हम समास विग्रह करेंगे तो हमें तीन शब्द यानी बीच में यानी विग्रह में दिख जाएंगे, एक तो है जो, एक के समान, एक रूपी। तो वहां पर समास कौन सा हो जाएगा हमारा? कर्मधारय। और हमने देखा कि विशेषण विशेष से उपमेय उपमान का जहां भी प्रयोग हो तो समझ जाना वहां पर समास कौन सा है? क्रमधारय समास। एक बात और दोस्तों कि एग्जाम में भी प्रश्न पूछा गया है कि बताए, एलडीसी के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न क्या था दोस्तों कि किस समास को समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहा जाता है? एक बात ध्यान रखना दोस्तों, इंपोर्टेंट है, समानाधिकरण तत्पुरुष समास। समानाधिकरण, समानाधिकरण, समानाधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, समानाधिकरण तत्पुरुष। तो जो कर्मधारय समास होता है, कर्मधारय समास को समानाधिकरण तत्पुरुष समास भी कहा जाता है। ये बात नोट कर ले, ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि बताए निम्न में से किस समास को समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहा जाता है? तो बताइए किसको कहा जाता है? कर्मधारय समास को कहा जाता है। दोस्तों मैं यहाँ से आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। प्रश्न क्या था? देखिए प्रश्न ये था कि एक वाक्य में बोलता हूं, यहां पर मैंने एक वाक्य बोला, पीतांबर, पीतांबर
सूख रहे हैं, पीतांबर सूख रहे हैं, पीतांबर सूख रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने वाक्य दे दिया पीतांबर सूख रहे हैं। मैंने यहाँ पर पीतांबर शब्द को रेखांकित कर दिया और मैंने प्रश्न पूछा आपसे कि बताइए निम्न में पीतांबर शब्द में कौन सा समास है। विकल्प में यदि मैं यहाँ पर बात करूं, मैंने यहाँ पर विकल्प दे दिया कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु और द्वंद्व मैंने यहाँ पर विकल्प में दे दिया। तो बताइए यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा। देखिए विकल्प मैंने यहाँ पर विकल्प दे दिया, क्या द्वंद्व मैंने यहाँ पर विकल्प में दे दिया, मैंने यहाँ पर विकल्प दे दिया दूसरा बहुव्रीहि, और मैंने यहाँ पर विकल्प दे दिया क्या कर्मधारय। सी विकल्प दे दिया मैंने यहाँ पर कर्मधारय, कर्मधारय, और डी विकल्प दे दिया मैंने यहाँ पर द्विगु, द्विगु। अब देखिए प्रश्न आपके सामने है कि पीतांबर सूख रहे हैं में पीतांबर शब्द में कौन सा समास है। द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास। देखिए यहाँ पर देखने में आपको लगता है कि यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बहुव्रीहि समास नहीं है। देखिए जब भी आपको ऐसा वाक्य दे दिया जाए, पर वाक्य देके यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपका जो वाक्य का जो अर्थ है उसमें से आपको देखना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए पीतांबर का अर्थ होता है कृष्ण होता है या फिर विष्णु भी होता है। किसका? पीतांबर पीला वस्त्र धारण करने वाले कौन होते हैं? विष्णु भगवान होते हैं, कृष्ण भगवान होते हैं। लेकिन यहाँ पर पीतांबर सूख रहे, बताओ भगवान सूख सकते हैं क्या? भगवान तो नहीं सूख सकते। तो यहाँ पर है अंबर की, अंबर यानी होता है कपड़ा, यानी पीले वस्त्र सूख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पीतांबर का जो अर्थ होगा वो अंबर की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है कि वस्त्र कैसे है? पीले है। और इसीलिए यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्मधारय समास हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं, तो प्रश्नों का जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा ही आपको क्या देना है? जवाब देना है। ठीक है, ध्यान रखना। चले आगे बढ़ते हैं अगले समास की ओर, या फिर विशेषण। देखिए दोस्तों, विशेषण और विशेषण, कभी कभी आपको एग्जाम में विशेषण विशेषण भी दिख जाए तो भी समझ जाना वहां पर समास कौन सा है। कर्मधारय समास है, मोटा ताजा। देखिए दोस्तों, विशेषण विशेषण यानी पहले भी विशेषता और दूसरे भी क्या हो जाएगी? विशेषता। मोटा ताजा, मोटा भी विशेषता है और ताजा भी क्या है? विशेषता। मोटा लड़का, ताजा सब्जी, दोनों ये सब्जी की विशेषता है, मान लीजिए लड़के की विशेषता। तो मोटा भी क्या है? विशेषण है, और ताजा भी क्या है? विशेषण है। तो विशेषण विशेषण आ जाए तब भी समझ जाना समास कौन सा है? कर्मधारय समास है। मोटा है जो, ताजा है जो, इसका जब समास वगैरह क्या करें? मोटा है जो, ताजा है जो, मोटा है जो और ताजा है जो, अच्छा है जो, बुरा है जो, लाल है जो और सुर्ख है जो। बताओ लाल सुर्ख एक ही तो होता है। लाल चट कहते हो ना, अत्यंत लाल, जो बहुत, और लाल चट पड़ गई तू तो यार, है ना। तो लाल चट जो होता है वो क्या होता है? अत्यंत लाल। सफेद जग यानी कि अत्यंत, जो सफेद है, वो जो सफेद कुर्ता आपने पहना हुआ है क्या है? सफेद जग, यानी बहुत ज्यादा क्या है? वो सफेद है, तो सफेद जग। श्याम सुंदर, यहाँ पर जो श्याम है, जो सुंदर है, वो क्या है? श्याम भी विशेषता है और सुंदर भी क्या है? सुंदर भी विशेषता है। तो जहां पर विशेषण विशेषण आ जाए तो समझ जाना वहां भी हमारा समास कौन सा है दोस्तों? वहां भी हमारा समास है कर्मधारय समास। चलते आगे बढ़ते अगले समास की और। अगला हमारा समास आ गया द्विगु समास। दोस्तों द्विगु समास बहुत अच्छा समास है, बहुत सीधा समास है। दिखने में सीधा लगता है लेकिन कभी कभी ये कठिन भी हो जाता है। देखिए सबसे पहले प्रश्न पूछ लिया जाता है द्विगु। द्विगु का जो अर्थ होता है दोस्तों, द्विगु, द्विगु का अर्थ होता है दो गायों का समूह। क्या होता है दोस्तों? दो गायों का समूह, दो गायों का समूह इसका द्विगु का अर्थ होता है। लेकिन प्रश्न ये किया जाए
कि द्विगु में कौन सा समास है, तो द्विगु एक समास के लिए क्या हो गया दोस्तों, रूढ़ हो गया। और यदि रूढ़ शब्द हो जाता है तो वहां पर जो हमारा आंसर होगा वो क्या बन जाएगा दोस्तों, वो बहुव्रीहि समास यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर। तो द्विगु में यदि आपसे प्रश्न किया जाए और यदि बहुव्रीहि विकल्प में हो तो समझ जाना यहाँ पर आंसर कौन सा दोस्तों, बहुव्रीहि समास हमारा आंसर हो जाएगा। और यदि बहुव्रीहि विकल्प में नहीं हो तो हम क्या कर सकते हैं, फिर द्विगु समास कर सकते हैं। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। यहां पर की परिभाषा, जिस सामासिक पद का प्रथम पद क्या हो, संख्यावाची हो तथा समूह का बोध करा है, द्विगु समास कहलाता है। देखिए दोस्तों, द्विगु समास क्या कहता है, द्विगु समास से कहता है कि जिस सामासिक पद का पहला पद तो क्या होना चाहिए, शर्त है कि क्या होना चाहिए, संख्यावाची हो तथा और किसका बोध कराए दोस्तों, समूह का बोध कराए। यानी जो पूरा पद है वो बोध कराना चाहिए किसका, समूह का। ठीक है, पहला पद तो क्या होना चाहिए, संख्यावाची हो, पहला पद क्या दोस्तों, संख्यावाची, और बोध किसका कराए, समूह का। और यदि मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लूं कि बताइए द्विगु समास का कौन सा पद प्रधान होता है जी, हाँ तो समझ जाना द्विगु समास का जो पद प्रधान होता है, बताइए कौन सा होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। क्यों होता है, क्योंकि बताइए भेद किसका है, तत्पुरुष समास का। चले शताब्दी, अब देखिए शताब्दी सत यानी 100, अवधि यानी वर्ष, यानी 7 अवधियों का समूह, यानी जो 100 वर्षों का क्या है समूह है वो क्या है शताब्दी। षड्रस, देखिए दोस्तों षड्रस, 60 रसों का समूह दोस्तों, यहाँ जो 6 रस है वो है मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय और तिक्त। 60 रसों का समूह, देखिए दोस्तों 60 रसों का समूह, लेकिन जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 रसों का समूह। दोस्तों जो इसमें जो यदि मैं बात करूं कि संधि कौन सी है तो देखना यहाँ पर व्यंजन संधि किसमें, षड्रस में। व्यंजन संधि कैसे है, देखिए यहाँ पर षट और क्या है रस, षट और क्या है रस है। और देखना ट के बाद क्या आ गया, र आ गया, उस र के प्रभाव के कारण यह ट किस में बदल गया, ये ड में बदल गया। किस में बदल गया दोस्तों, ड में बदल गया। और इसलिए यहाँ पर अर्थ क्या, सब समास क्या बन गया, षड्रस बन गया। क्या बन गया दोस्तों, षड्रस बन गया। और संधि की यदि मैं यहाँ पर बात करूं तो बताइए संधि कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि। ऐसे में आपसे बात, एक एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, ध्यान से देखिए। एक बार प्रश्न पूछा कि बताइए जो षडानन में कौन सा समास है, क्या पूछा दोस्तों कि षडानन में कौन सा समास है। अब देखिए कौन सा समास है षडानन में जी, कौन सा समास है, अरे छे ए आनन जिसके, छे है आनन जिसके अर्थात कार्तिके। क्या दोस्तों, कार्तिके। वहां भी ये देखना सट धन आनन, सट धन आनन यानी कि छे है आनन जिसके, लेकिन यहाँ पर अन्य अर्थ हो गया क्या कि यहाँ पर ट और इसके प्रभाव के कारण क्या होगा दोस्तों ड, और यहाँ पर ड आधा आना चाहिए लेकिन आ बाद में क्या है स्वर है, और इसके कारण यहाँ शब्द बना षडानन। ध्यान रखना ये बिल्कुल सही है। और यदि आपने षडानन ऐसे लिख दिया बिंदु के साथ दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, कट्टस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कट्टस हो जाएगा। तो ध्यान रखना षडानन में समास कौन सा है, छे है आनंद जिसके कार्तिके, किसके दोस्तों, कार्तिके है। तो यहाँ पर समास बहुव्रीहि, और षडानन ऐसे नहीं आता है, कैसे आता है, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर षड्रस की हम बात कर रहे थे। देखिए आगे हम चलते हैं। हाँ चले, हम बात कर रहे थे षड्रसियन 6 रसों का समूह, तीराया 3 राहों का समूह, 3 राहों का संगम, यानी जहां पर 3 रास्ते मिलते हो, जहां पर 3 रास्ते मिलते हो, एक रास्ता इधर से आया, एक इधर से और एक इधर से, 3 रास्ते हो गए तो ये क्या कहलाए दोस्तों, तीराया। जहां पर 3 रास्ते मिलते हो तो तीराया, और जहां पर 4 रास्ते मिलते हो तो क्या कहलाएगा दोस्तों, चौराया। तो 3 राहों का समूह और 3
या चार राहों का संगम, जहां पर चार रास्ते मिलते हो, जहां पर तीन रास्ते मिलते हो, उनका क्या दोस्तों संगम। तो वहां भी समास कौन सा, द्विगु समास। त्रिभुवन, तीन भुवनों का समूह, क्या दोस्तों, तीन भुवनों का समूह। बताइए पहला पद कौन सा है दोस्तों, संख्यावाची, ये भी संख्यावाची, ये भी संख्यावाची। यहाँ पर चवन्नी, चवन्नी की आपकी चवन्नी, यहाँ पर आपकी चवन्नी चलने वाली नहीं। यदि मैंने ऐसा कह दिया तो बताइए यहाँ पर मुहावरे या लोकोक्ति के अर्थ में हम लेते हैं तो वहां पर समास हो जाएगा बहुव्रीहि। लेकिन मैं यहाँ पर कहूं कि बताइए चवन्नी में कौन सा समास है, तो चार आनों का समूह होता है। चार आनों के समूह की यदि मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर समास हो जाएगा द्विगु समास। देखिए षड दर्शन, 6 दर्शनों का क्या हो जाएगा समूह, सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक और पूर्व मीमांसा, ऐसे समूह है किसके, 6 दर्शन। आगे बात करते हैं उत्तर मीमांसा यानी कि पूर्व मीमांसा, क्या दोस्तों, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा दोस्तों ये इसी के रूप है। सप्ताह की मैं बात करता हूँ, ये यहाँ पर है ना, ये 6 है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक और कौन सा, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा, ठीक है। सप्ताह की मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो 7 और अहन, अहन यानी होता है दोस्तों दिन, अहन यानी क्या होता है, दिन होता है, यानी 7 दिनों का समूह, 7 दिन का जो समूह होता है, 7 अहन का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, सप्ताह कहलाता। अहन यानी होता है क्या दोस्तों, दिन होता है। और यहाँ पर त्रिभुवन, 3 भुवनों यानी संसार का समूह, 3 भुवन दोस्तों यहाँ भी आ चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, दोबारा आ गया। चले आगे बात करते हैं। दुमट, 2 प्रकार की मिट्टी का समूह, यानी यहाँ भी प्रथम पद क्या है, संख्यावाची है। सहस्राब्दी, सहस्र यानी होता है दोस्तों 1000, क्या होता है, 1000 होता है। हजार अब्द यानी होता है वर्षों, 1000 वर्षों का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, सहस्राब्दी। अष्ट धातु, अष्ट यानी 8 धातुओं का समाहार क्या कहलाएगा, अष्ट धातु। सतरंग, 7 रंगों का समूह क्या कहलाएगा, सतरंग। षडगुण, 6 गुणों का समूह क्या कहलाएगा, षडगुण। 9 गांव, 9 गांवों का समूह। ऐसे 2 मंजिलों का समूह। त्रिगुण, 3 गुणों का समूह। 2 पहर, 2 पहरों का समूह। षड ऋतु, 6 ऋतुओं का समूह। 9 ग्रह, 9 ग्रहों का समूह। तो पहला पद क्या दोस्तों, संख्यावाची। और बोध किसका करा है, समूह का बोध करा है। तो वहां कौन सा समास हो जाता है दोस्तों, वहां पर हमारा जो समास हो जाएगा वो कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास। तो पहली बात हमने कह दी कि पहला पद क्या होना चाहिए, संख्यावाची होना चाहिए। और किसका बोध करा है, समूह का बोध करा। एक बात और ध्यान रख ले दोस्तों कि पहला पद संख्यावाची भी हो, लेकिन यदि वो बोध समूह का बोध नहीं करा रहा हो। और एक बहुत अच्छा उदाहरण देखिए, इधर मैंने यहां पर लिखा पंचतंत्र, एक मैंने यहां पर लिखा अष्टाध्यायी। एक तो पंचतंत्र लिखा और एक क्या लिखा दोस्तों, अष्टाध्यायी। देखिए मैंने यहां पर 2 शब्द लिख दिए, पंचतंत्र और अष्टाध्यायी। और मैं आपसे प्रश्न करूं कि बताए पंचतंत्र में कौन सा समास है, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है। दोस्तों पंचतंत्र, 5 है तंत्र, 5 तंत्रों का समूह। अष्टाध्यायी यानी 8 अध्यायों वाली, यहाँ भी पहला पद है क्या, संख्यावाची। और बोध किसका करा रहा है, समूह का। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, पंचतंत्र एक पुस्तक विशेष है। क्या है दोस्तों, पुस्तक विशेष है, पंचतंत्र है, ये क्या है, पुस्तक है। और अष्टाध्याय क्या है दोस्तों, ये भी एक पुस्तक है। यदि पुस्तक विशेष आ जाए तो वहां पर ये कहाँ चले जाएंगे, ये चली जाएगी कहां पर, बहुव्रीहि समास में। तो ध्यान रखना, यदि वो विशेष अर्थ का, विशेष त्रिनेत्र, पहला पद संख्यावाची, 3 नेत्रों का समूह। लेकिन त्रिनेत्र भगवान शिव को कहा जाता है, इसीलिए वो कहाँ चला गया, बहुव्रीहि समास में चला गया। तो देखना संख्यावाची पद है लेकिन वो अन्य अर्थ में जा रहा है, तो वहां पर समझ जाना समास कौन सा होगा। वहां पर समास हो जाएगा कौन सा दोस्तों, वहां जो समास होगा वो होगा कौन सा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चले अब आगे बढ़ते हैं, अब अगला अपना समास आएगा। देखिए द्वंद्व समास, 5वां हमारा समास आ चुका है, द्वंद्व समास। देखिए हमने पहला पढ़ा, पहला पद प्रधान,
का कौन सा समास, अव्ययभाव समास। फिर हमने बात की दूसरे पद प्रधान की। दूसरे पद प्रधान में 3 समास आए दोस्तों, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। अब जो द्वंद्व समास आया है, ये द्वंद्व समास है जिसमें दोनों पद क्या हो, प्रधान हो। वह समास कौन सा है, द्वंद्व समास है। दोस्तों हम द्वंद्व समास को 3 प्रकार से देख सकते हैं, 3 भेद करके इसको हम पढ़ सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे एक तो होता है देखिए एक तो होता है इतरेतर, इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व। यदि मैं भेद की बात करूं तो पहला भेद मैंने यहां पर क्या कर दिया, इतरेतर द्वंद्व। एक भेद मैंने यहां पर कर दिया क्या, विकल्पात्मक द्वंद्व या वैकल्पिक द्वंद्व। मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या, वैकल्पिक द्वंद्व। क्या लिख सकता हूं दोस्तों, वैकल्पिक द्वंद्व। चले, वैकल्पिक द्वंद्व, वैकल्पिक, वैकल्पिक द्वंद्व। और एक तो मैंने क्या कर दिया दोस्तों, इतरेतर द्वंद्व, एक वैकल्पिक द्वंद्व और एक भेद आता है इसका। बताइए कौन सा भेद आता है। देखिए यहां पर एक तो है कौन सा, स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष। ये जो द्वंद्व है ये कौन सा है, इतरेतर द्वंद्व है। कौन सा द्वंद्व है, इतरेतर द्वंद्व है। द्वंद्व समास के हम 3 प्रकार से देख सकते हैं। कैसे देखेंगे हम 3 प्रकार से। पहला तो मैंने यहाँ पर लिखा क्या, इतरेतर द्वंद्व। क्या देखा दोस्तों, इतरेतर द्वंद्व देखा। और दूसरा देखा वैकल्पिक द्वंद्व, जिसमें अब देखना 3 प्रकार से कैसे एक निरर्थक शब्द आते। बताइए निरर्थक शब्द वाला। हाँ देखिए एक बात और बता दूं मैं आपको, यहाँ पर इनको छोड़ो। देखिए अभी बताऊंगा मैं, इनका पूरा भेद करके बताऊंगा। मैं आपको पहला प्रश्न, एक प्रश्न दे रहा हूं कि बताइए किस समास में, बताइए किस समास में निरर्थक शब्दों का प्रयोग होता है। ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बताइए किस समास में निरर्थक शब्दों का प्रयोग होता है। बताइए कौन सा समास है निरर्थक शब्दों वाला जी। अगर ऐसा प्रश्न किया जाए तो वहां पर हमारा जो आंसर हो जाएगा, वहां पर जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा द्वंद्व समास। कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास हमारा वहां पर सही उत्तर हो जाएगा। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि द्वंद्व समास में निरर्थक शब्दों का प्रयोग होता है। कैसे, देखिए जैसे मैंने यहां पर लिखा चाय वाय, चाय वाय पीकर जाना, चाय वाय पीकर जाना। बताओ यहाँ पर चाय तो सार्थक शब्द है, लेकिन वाय क्या सार्थक शब्द है क्या, नहीं है। तो चाय, तो यहाँ पर जो वाय है निरर्थक शब्द है, लेकिन निरर्थक शब्द होने के साथ भी अर्थ दे रहा है चाय आदि। क्या दोस्तों, चाय आदि। यानी यदि चाय की बात करें केवल चाय आएगी, लेकिन मैंने यहाँ पर बोल दिया चाय वाय, तो चाय के साथ क्या आ सकता है दोस्तों, नमकीन आ सकता है, बिस्किट आ सकता है। तो ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है कि बताइए कि निरर्थक शब्दों का प्रयोग यदि किस समास में होता है। ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाए आपसे तो समझ जाना वहां पर क्या होगा, किसका विकल्प यानी किसका आंसर आपको सही, कौन सा आंसर आपको सही देना है दोस्तों। तो वहां पर आपको आंसर देना है कौन सा, द्वंद्व समास। कौन सा सही आंसर देना है, द्वंद्व समास आपको सही आंसर देना है। आगे मैं बात करूं, देखिए तो हम बात कर रहे थे क्या कि द्वंद्व समास, देखिए तो चाय वाय में कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास क्या हो जाएगा, चाय वाय में समास हो जाएगा। और निरर्थक शब्दों की हमने यहाँ पर बात की कि बताइए निरर्थक शब्दों का प्रयोग किस समास में माना जाता है। तो बताइए किस समास में हो जाएगा निरर्थक शब्दों का प्रयोग। चले मैं आपको इसके भेद बता देता हूं कि 3 भेदों से हम इसको समझ सकते हैं। देखिए 3 भेद कौन कौन से हैं उससे हम इसको समझेंगे। देखिए मैं यहां पर 3 भेद कर सकता हूं इसका। मैंने एक पहला भेद किया इसका
देखिए मैंने यहां पर लिखा इतरेतर धुंध, इतरेतर धुंध, इतरेतर धुंध। पहला तो कौन सा इतरेतर धुंध, एक मैंने यहां पर लिखा समाहार धुंध, समाहार धुंध, समाहार धुंध, समाहार धुंध, और एक मैंने यहां पर लिखा वैकल्पिक धुंध, वैकल्पिक धुंध, वैकल्पिक धुंध। ठीक है, एक तो हो गया कौन सा अपना इतरेतर धुंध हो गया, एक हो गया समाहार द्वंद, एक हो गया वैकल्पिक द्वंद। इन तीन तरीके से हम द्वंद समास को पढ़ सकते हैं। देखिए इतरेतर द्वंद में क्या आएगा, इतरेतर द्वंद में क्या प्राप्त होगा हमें, और प्राप्त होगा। ठीक है, और कहां प्राप्त होगा, इतरेतर द्वंद में, समाहार द्वंद में हमें क्या प्राप्त होगा, आदि या इत्यादि, आदि या क्या हो जाएगा दोस्तों, इत्यादि हमें प्राप्त हो जाएगा। और वैकल्पिक द्वंद में क्या होगा, या अथवा, या अथवा, या फिर क्या हो जाएगा, अथवा हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए या फिर अथवा, ये हमने यहां पर देखे। अब देखना समाहार द्वंद और इतरेतर द्वंद, इतरेतर द्वंद में हमने देखा कि हमें प्राप्त क्या होगा, और समाहार द्वंद में क्या हो जाएगा, आदि या फिर इत्यादि, और वैकल्पिक में या फिर अथवा हमें प्राप्त होगा। देखिए दोस्तों, यदि मैंने यहां पर लिखा कि माता पिता, माता पिता, तो यहां पर माता और पिता, माता और पिता, तो यहां पर समास कौन सा, इतरेतर द्वंद। जैसे मैंने यहां पर लिखा कि पान वान खाकर जाना, पान और वान खाकर जाना, पान। बताओ यहां पर निरर्थक शब्दों का प्रयोग देखना, समास पान वान। बताओ वान का कोई अर्थ है क्या, नहीं, वान का कोई अर्थ नहीं है, अर्थ तो किसका है, पान। लेकिन जैसे हम इसका समास विग्रह करें क्या बनेगा, पान आदि, क्या हो जाएगा, पान वान आदि। यानी पान के साथ आपको क्या मिल सकता है, कोई दूसरा गुटखा भी मिल सकता है। चले वैकल्पिक द्वंद की हम बात कर सकते हैं, तो वैकल्पिक द्वंद इसमें क्या प्राप्त होगा, या अथवा। ध्यान रखना दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज कि वैकल्पिक द्वंद में क्या आते हैं, विलोम। क्या आते हैं, विलोम शब्दों का जो प्रयोग होता है, विलोम शब्दों का प्रयोग जो होता है वो किस में होता है दोस्तों, विलोम शब्दों का प्रयोग वैकल्पिक द्वंद में होता है। देखिए जैसे मैंने यहां पर लिखा एस और क्या लिखा, अपयस, यस और क्या लिखा, अपयस, यानी एस का विलोम क्या है, अपयस है। लाभ हानि, लाभ का विलोम क्या है, हानि है। तो दोस्तों आपसे विलोम शब्द दे दिए जाए तो वहां पर समझना विलोम शब्दों का जो प्रयोग होता है वो किस में हो जाएगा, आपका वैकल्पिक द्वंद में क्या होगा, विलोम शब्दों का प्रयोग होगा। और समाहार द्वंद में क्या आएगा, आदि या फिर इत्यादि। समास विग्रह करने पर या अथवा। और इतरेतर द्वंद में क्या प्राप्त होगा दोस्तों, और हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमने तीन भेद करके देखे, उदाहरण और देखते हैं इनके, हम इधर देखते हैं। देखिए ये उदाहरण और देखते हैं इनके, ये देखिए यहां देखा परिभाषा देखिए कि जिस सामासिक पद के दोनों पद क्या होने चाहिए दोस्तों, प्रधान होते हैं, तो समास कौन सा हमारा, द्वंद्व समास कहलाता है। और द्वंद्व समास में दोस्तों वो मैंने बात की थी सबसे पहले कि दो या दो से अधिक पद, दो या दो से अधिक जो पद होते हैं वो किस समास में आते हैं, वह द्वंद्व समास में आते हैं। द्वंद्व समास का जो भेद है वह कौन सा, इतरेतर द्वंद्व है, इसमें आएंगे। चले स्त्री पुरुष, तो क्या है दोस्तों यहाँ पर स्त्री और पुरुष। यदि मैं बात करूं यहाँ पर तो बताइए कौन सा द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व। और गंगा यमुना, गंगा और यमुना, यहाँ पर क्या है दोस्तों, और यदि मैं बात करूं कि बता इनमें से कौन सा, तो इतरेतर द्वंद्व। कंद मूल फल, तो कंद और मूल और फल। बताइए दो या दो से अधिक पद है तो कौन सा समास हमारा, इतरेतर द्वंद्व। विदेश, देश विदेश, देश और विदेश। और 25, 5 और 20। देखिए दोस्तों
संख्यावाची पद का है जो प्रयोग होता है वो द्वंद्व समास में भी होता है। किसमें होता है? द्वंद्व समास में भी होता है। लेकिन यदि 25 का एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है तो 5 और 20, जब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो छोटी संख्या तो पहले और बड़ी संख्या कहाँ आएंगी? बाद में। तो 5 और 20 68। देखना दोस्तों 60 और 8 होता है तो 8 और क्या 60। तो देखना और सुख दुख, सुख अथवा दुख, सुख या दुख, बताओ सुख और दुख एक दूसरे के क्या है दोस्तों? विलोम है। तो यहाँ पर कौन सा द्वंद्व? वैकल्पिक द्वंद्व। पाप पुण्य, पाप अथवा पुण्य, पाप या पुण्य, बताओ पाप और पुण्य एक दूसरे के क्या है दोस्तों? विलोम है। सुख दुख एक साथ आ सकता है क्या? सुख दुख एक साथ आएगा दोस्तों? नहीं आएगा, ठीक है ना। तो सुख दुख एक साथ नहीं आएगा। पाप पुण्य, पाप अथवा पुण्य, जीवन मरण, जीवन अथवा मरण, बताओ एक साथ जीना मरना हो सकता है क्या? नहीं। यस अप एस, यस अथवा अप एस, क्या दोस्तों? एस अथवा अप एस। तो द्वंद्व समास की हमने यहाँ पर बात की कि जो द्वंद्व समास होता है इसमें 3 प्रकार से हम द्वंद्व समास को पढ़ सकते हैं। कितने प्रकार से दोस्तों? 3 प्रकार से, इतरेतर, समाहार और वैकल्पिक। इतरेतर द्वंद्व, समाहार और वैकल्पिक द्वंद्व से हम पढ़ सकते हैं। समास विग्रह करने पर क्या दोस्तों? और आदि इत्यादि या अथवा में प्राप्त होता है। बहुत अच्छा समास है कौन सा? द्वंद्व समास। देखिए लाभ हानि, लाभ अथवा हानि, बताइए कौन सा समास? हाँ द्वंद्व समास। और द्वंद्व में भी कौन सा भेद? जी वैकल्पिक द्वंद्व। आय वे, आय अथवा वे, आजकल, आज अथवा कल, बताओ आजकल एक साथ हो सकता है क्या? तो चाय वाय, चाय वाय आदि, बताइए चाय और आय वाय क्या यहाँ पर निरर्थक क्या है? शब्द है। पानी वानी, पानी वानी आदि, खाना वाना खाकर जाना, क्या खाकर जाना दोस्तों? खाना वाना खाकर जाना। तो यहाँ पर वाना क्या है? निरर्थक शब्द है। कपड़े लत्ते, बताओ कपड़े तो लत्ते हैं, कपड़े लत्ते एक ही तो होते हैं, तो कपड़े लत्ते आदि, दिया बाती आदि, आमने सामने, देखना दोस्तों आमने सामने, बताओ आमने क्या होता है? आमने तो कुछ नहीं होता है, क्या होता है? सामने ही होता है। तो सामने, आमने सामने आदि, अड़ोसी पड़ोसी, बताओ अड़ोसी क्या होता है? पड़ोसी होता है। तो अड़ोसी पड़ोसी आदि, अगल बगल, अगल बगल आदि, रुपया पैसा, रुपया और पैसा आदि, रुपया पैसा आदि। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने द्वंद्व समास की बात की थी। आगे हम बात करते अगले समास की ओर हम चलते हैं, बहुव्रीहि समास। आज का हमारा जो लास्ट समास है, लास्ट समास का भेद है बहुव्रीहि समास, और इसे समास में बहुत अच्छा स्थान प्राप्त है। यदि वहां पर अन्य अर्थ किसी में निकले तो वहां पर समास कौन सा लगा देना आपको? बहुव्रीहि समास लगा देना है दोस्तों। जिस सामासिक पद का तीसरा या अन्य पद प्रदान होता है बहुव्रीहि समास कहलाता है। दोस्तों इसमें ना तो प्रथम पद प्रदान होता है ना ही दूसरा पद प्रदान होता है, इसमें तीसरा पद क्या होता है? प्रदान होता है, या फिर अन्य पद क्या होता है? प्रदान होता है। इसमें प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की क्या होती है? प्रधानता रहती है। इसका विग्रह करने पर वाला है जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि शब्द हमें प्राप्त होते हैं या शब्द आते हैं। चले तो यहां पर बहुव्रीहि समास में ध्यान रखना दोस्तों, बहुव्रीहि समास में क्या निकलता है? तीसरा अर्थ निकलता है। और जहां जो दुनिया में एक हो वहां भी कौन सा समास? बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, चले बढ़ते हैं। त्र्यंबक, त्रिअंबक, देखना दोस्तों तीन है अंबर जिसके, तीन अंबर यानी होता है नेत्र, यानी तीन है नेत्र जिसके, बताइए कौन है वह? भगवान शिव। कौन है? शिव जी, भगवान शिव। कौन दोस्तों? शिव जी, जिनके तीन नेत्र है वो कौन है? भगवान शिव है। यहाँ पर जो संधि है दोस्तों, संधि की यदि मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर संधि हो जाएगी यण संधि। चले पंचानन, पांच है आनन जिसके, पांच है आनन जिसके, पंचानन क्या हो जाएगा दोस्तों? पांच है आनन जिसके, आनन पंचानन होते दोस्तों किसके? भगवान शिव के।
ठीक है। तो 5 ये आनन यानी पंचानन किसके? 5 आनन तो भगवान शिव के। त्रिनेत्र पूछे तो भगवान शिव, और पंचानन पूछे तो भगवान शिव। एक दंत, एक है दंत जिसके, बताइए कौन है? भगवान गणेश। ठीक है, कौन है? गणेश जी, गजानन जी। सप्त ऋषि, वे जो 7 ऋषि है, वे 7 ऋषियों के विशेष, यानी कि जो सप्तर्षि दोस्तों, ये सप्तर्षि जो 7 ऋषि है, कात्यायन आदि जो 7 ऋषि है, उनके लिए विशेष यानी रूढ़ हो गया है, और इसीलिए क्या बन गया? सप्तर्षि। चले, दशानन 10 मुख या 10 वदन, वो जिसके 10 आनन है, मुख या वदन है जिसके, बताइए कौन है? रावण है। कौन है दोस्तों? रावण है। यानी 10 मुख किसके है? रावण की। यहाँ अन्य अर्थ निकल रहा है कि 10 है आनन जिसके, बताइए। देखिए यहां से एक प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। प्रश्न कैसा है? देखिए यहां प्रश्न क्या पूछा गया है कि 10 है मुख जिसके, देखना, दशानन। अब यहां जो प्रश्न पूछा गया है वो है दशानन। क्या पूछा दोस्तों? दशानन शब्द में कौन सा समास है? आपको पता है कौन सा है? बहुव्रीहि है। लेकिन यदि विग्रह पूछ लिया दशानन का, क्या पूछ लिया दोस्तों? विग्रह पूछ लिया, तो उसका विग्रह क्या होगा? देखिए यहां पर प्रश्न ये कि पूछा गया है कि दशानन का समास विग्रह करे, तो देखना, पहला विकल्प है 10 है मुख जिसके, 10 है धड़ जिसके। पहला विकल्प तो क्या पूछा दोस्तों? 10 है धड़ जिसके। देखिए सुनना कि जो पहला विकल्प है वो तो क्या है? 10 है धड़ जिसके। पहला तो क्या पूछा? 10 है धड़ जिसके। ठीक है। दूसरा कि 10 है सिर जिसके, 10 है सिर जिसके। दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प मैंने यहां पर लिख दिया 10 है मुख जिसके, 10 है मुख जिसके। और जो चौथा विकल्प मैंने यहां पर लिख दिया 10 है माते जिसके। ठीक है, चले, ये मैंने मेरी तरफ से जोड़ा है। देखना प्रश्न पूछा है दशानन, और इसका जो क्या पूछा दोस्तों कि सही समास विग्रह कौन सा है? पहला है 10 है धड़ जिसके। पहला क्या है दोस्तों? 10 है धड़ जिसके। दूसरा 10 है सिर जिसके। तीसरा 10 है मुख जिसके। और चौथा 10 है माथे जिसके। ऐसा प्रश्न आपसे पूछा गया है, बताइए कौन सा समास विग्रह सही है? तो देखना यहाँ जो सही समास विग्रह है वो कौन सा है? देखना, सही तो होना चाहिए 10 है आनन जिसके, ये बिल्कुल सही है, सटीक क्या है इसका समास विग्रह है। लेकिन यहाँ पर आनंद तो मिला ही नहीं, हमें आनंद तो यहाँ पर मिला ही नहीं। यदि आनंद नहीं हो तो आनंद का क्या लेंगे दोस्तों? अर्थ लेंगे। और आनंद का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? मुख होता है। क्या होता है? मुख होता है। तो ध्यान रखना, यदि कभी कभी आपको जो शब्द वैसे समास विग्रह जो शब्द है उनका ही होता है लेकिन वो नहीं हो तो फिर उनका क्या लेते? अर्थ। आनंद का जो अर्थ होता है वो क्या होता है दोस्तों? मुख होता है। ठीक है, क्या होता है? मुख होता है। और इसलिए इसका सही जो आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा? मुख। 10 है सिर जिसके, इसका ऐसा विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत हो जाएगा यदि मुख वहां पर है। चले आगे बढ़ते हैं। चले कि वज्रांग, वे जिनके अंग वज्र के समान है हनुमान जी। यानी वज्रांग किसको कहा जाता है? हनुमान जी को कहा जाता है। ऋषिकेश, वे जो ऋषि यानी इंद्रियों के ईश यानी स्वामी है, इंद्रियों के जो स्वामी है वो कौन है? भगवान विष्णु है। मुरारी, वो जो मुर नाम का राक्षस यानी कि जो मुरारी है ना, भगवान कृष्ण को मुरारी क्यों कहा जाता है? भगवान कृष्ण को मुरारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान कृष्ण ने मुर नाम का एक राक्षस था, उसका वध किया था, और इसलिए मुर के क्या है? शत्रु है। अरि यानी होता है शत्रु। तो
देखना वो है जो मुर नाम के राक्षस का अरिहरी शत्रु है। भगवान श्री कृष्ण रेवती रमण की रेवती के साथ रमण करने वाले, यानी जो बलराम जी की जो पत्नी है उनका नाम क्या है? रेवती। यानी रेवती के साथ रमण करने वाले कौन हो जाएंगे? बलराम हो जाएंगे। सूत पुत्र, वह जो सूत का पुत्र है, अर्थात सूत पुत्र किसको कहा जाता है? कर्ण को कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि सूत ने उसको पाला था, किसको? अंगराज कर्ण को। वैसे जो कर्ण था वो दोस्तों पुत्र किसका था? वो कुंती का पुत्र था। चले अब देखना विशेष में दोस्तों यदि ये बातें आपको ध्यान रह गई तो समझ जाना कितने ही उदाहरण आपके यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। देखना दोस्तों देवी देवताओं के नाम, यदि जितने भी देवी देवताओं के नाम हैं उन सबको हम कहाँ लेंगे? किस समास में लेंगे? तो समझ जाना दोस्तों किस समास में आएंगे? बहुव्रीहि समास में आएंगे। राक्षसों के नाम, जितने भी राक्षस है उन सब के नाम कहाँ चले जाएंगे? बहुव्रीहि समास में चले जाएंगे। विशेष व्यक्तियों के नाम, जितने भी विशेष व्यक्ति है जैसे महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी, जितने भी विशेष विशेष है जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सबके नाम कहाँ चले जाएंगे दोस्तों? इसमें बहुव्रीहि समास में महल, दुर्ग व किलों के नाम से ताजमहल हो गया, हवाई महल हो गया, इन सब का जो आएगा दोस्तों कहाँ चले जाएंगे? हमारे बहुव्रीहि समास में। मैं बात करूं दिन की, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सब कहाँ चले जाएंगे? बहुव्रीहि समास में। महीने और त्योहारों की यदि मैं बात करूं कि जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार की यदि मैं यहाँ पर बात करूं दोस्तों तो ये कहाँ चले जाएंगे? हमारे बहुव्रीहि समास में। और यहाँ पर त्योहार जैसे रक्षाबंधन, दीपावली, ईद, खूब सारे हमारे त्योहार है। यदि त्योहार की बात की जाएगी, बताइए त्योहारों में कौन सा समास होता है? तो त्योहारों में दोस्तों बहुव्रीहि समास होता है। वैसे समास विग्रह रक्षाबंधन की मैं बात करूं, रक्षा का बंधन, लेकिन रक्षा का बंधन तो होता है, लेकिन यदि वहां पर बहुव्रीहि विकल्प है तो वहां पर सही आंसर हो जाएगा क्या? बहुव्रीहि, क्योंकि क्या है? त्योहार विशेष है। चले गांव, शहर, जिला, राज्य, देश और महाद्वीपों के नाम, जितने भी गांव है, शहर है, जिला है, राज्य है, देश है और महाद्वीप आदि के नाम जितने भी है वो सब कहाँ चले जाएंगे? बहुव्रीहि समास में। जिसे उपाधियों के नाम, जैसे सरदार, ये उपाधि है, महात्मा है, सब क्या है? उपाधि है। तो ये सब कहाँ चले जाएंगे दोस्तों? बहुव्रीहि समास में। वाद्य यंत्रों के नाम से इकतारा आदि जितने भी वाद्य यंत्र है वो सब कहाँ चले जाएंगे? बहुव्रीहि समास में। पुरस्कारों के नाम जैसे भारत रत्न, राजीव गांधी पुरस्कार, ये जितने भी पुरस्कार है उन सबके नाम भी कहाँ है? बहुव्रीहि समास में। भाषा व लिपियों के नाम, दोस्तों जितनी भी भाषा है और लिपियां है उन सबके नाम भी कहाँ है? बहुव्रीहि समास में। ऐसा प्रश्न भी पूछा गया एग्जाम में कि बताइए गुरुमुखी में कौन सा समास है? तो गुरुमुखी में हम समास विग्रह करने लग जाते हैं, लेकिन दोस्तों गुरुमुखी क्या है? लिपि है। किस क्या है? लिपि है। और गुरुमुखी यदि लिपि है तो बताइए कहाँ चली जाएगी? बहुव्रीहि समास में। तो भाषाएं जितनी भी हो उनमें भी समास कौन सा? बहुव्रीहि समास। पर्यायवाची, जितने भी पर्यायवाची होंगे पर्यायवाची में समास कौन सा? बहुव्रीहि समास। अनेकार्थक शब्द में भी कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। पुस्तकों के नाम, जितनी भी पुस्तकें, मैंने भी बताया था पंचतंत्र, अष्टाध्यायी, बहुत सारी पुस्तक है, तो पुस्तकों के यदि नाम की बात की जाए तो भी कहाँ चले जाएंगे? अपने बहुव्रीहि। अनेकार्थक शब्द और जो दुनिया में एक हो आदि, इन सब में भी समास कौन सा दोस्तों? बहुव्रीहि समास इन सब में माना जाता है। तो यहाँ पर हमने समास की बात की, समास के हमने सामान्य भेद देखे कितने? 6 देखे दोस्तों, और पद की प्रधानता के आधार पर हमने समास के भेद किए कितने? 4 किए, और उन सबको एक एक करके हमने पद की प्रधानता के आधार पर हमने समास देखे दोस्तों, और अच्छी प्रकार से देखे। तो यहाँ पर जो हमारा अंतिम समास था कौन सा? बहुव्रीहि समास था। और बहुव्रीहि समास यही क्या होता है दोस्तों? समाप्त होता है। और मुझे आशा है कि आपको ये बिंदु अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों, और आगे हम बात करेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा हमारा, अलग अलग बिंदु पे विस्तार से हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे हम बिंदु पे बात करें, अगले टॉपिक पर हम बात करेंगे। और तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं, तब तक आप पढ़ते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और एडवांस क्लास का ऐसे साथ देते रहे दोस्तों। इसलिए जय हिंद और धन्यवाद।